तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? तो हिस्ट्री में आज हम लोग मेजनी का हिस्ट्री पढ़ेंगे, मेजनी का इतिहास पढ़ेंगे। आप लोग के इससे पहले मेरा जो क्लास हो गया हिस्ट्री का, उसमें मैं इटली का एकीकरण ख़त्म कर दिया हूँ। जितने भी मेरे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो आप ध्यान से देखिएगा, बाकी सभी लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, मैं यहाँ पर इटली के एकीकरण तक ख़त्म कर चुका हूँ। और आज के इस क्लास में हम क्या पूरा करने वाले हैं? मेजनी का पूरा इतिहास को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर आज के हिस्ट्री में, आज के क्लास में। ठीक है, देखिए इटली के एकीकरण में आपको समझाया था कि इटली के एकीकरण में कितने राजा महाराजा, जो लुई सुलावा, लुई टावर, बहुत सारे लोगों का हाथ था उसमें। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करने वाले इटली के एकीकरण में जो प्रमुख नायक थे, जो मतलब इटली के एकीकरण कराने में जो हीरो थे वो कौन थे? तो हीरो में इनका नाम आता है मेजनी, एक काउंट कावूर और एक होते हैं गैरीबाल्डी। ये तीन लोग हिस्ट्री में आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। इटली के एकीकरण में फ्रांस के जो यूरोप के हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में इन तीन लोगों की प्रमुख भूमिका है। ठीक है, तो इन तीन लोगों की हम बात करेंगे, मेजनी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी। आज की क्लास में हम पूरा मेजनी के बारे में समझेंगे, उसके बाद सेकंड क्लास में काउंट कावूर और थर्ड क्लास में गैरीबाल्डी। इन तीनों का हिस्ट्री हम लोग अच्छे से समझेंगे और इससे जो भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। अक्सर इस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में 5 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आइए तो हम यहाँ पर मेजनी के बारे में समझते हैं। मेजनी कौन था? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेजनी का पूरा नाम क्या था। इसका पूरा नाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कर सकता है कि मेजनी का पूरा नाम था। इसका पूरा नाम क्या था? ज़ेउसेफे मैथसनी, ज़ेउसेफे मैथसनी इसका पूरा नाम था, जिसे बाद में इसे बोलते बोलते मेजनी का नाम दे दिया गया। ठीक है, ये कार्बोनरी का सदस्य था। अब कार्बोनरी क्या है तो ध्यान दीजिएगा। इटली में एक संस्था चल रही थी जो कि गणतंत्रवादी संस्था थी, गणतंत्र के पक्ष में काम करती थी। तो वह संस्था कार्बोनरी की संस्था थी। तो उस संस्था के मेजनी सदस्य था। कार्बोनरी के संस्था जो आगे चलकर वह खत्म होती है, ध्वस्त हो जाती है, फिर मेजनी के द्वारा नए संस्था का गठन किया जाता है। ठीक है, तो यह इटली का एकीकरण का मसीहा इन्हें बोला जाता है, क्योंकि मेजनी इटली का एकीकरण तो कर नहीं पाए, फिर भी इन्हें मसीहा कहा जाता है, क्योंकि यह इटली के एकीकरण नहीं कर पाए, लेकिन इटली के एकीकरण करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो मार्ग इन्होंने दिखाया मेजनी ने इटली के एकीकरण के लिए, उसी मार्ग पर आगे चलकर बाकी लोगों ने इटली का एकीकरण किया। ठीक है, तो इटली का एकीकरण का इसलिए इन्हें मसीहा कहा जाता है। याद रखिएगा, मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो यह दार्शनिक भी था, लेखक भी था, राजनेता भी था और गणतंत्रवादी भी था। ध्यान दीजिएगा, जो मेजनी था वह दार्शनिक था। मतलब क्या दार्शनिक का मतलब हुआ अलग अलग जगहों पर जाकर उसका निरीक्षण करना, उसके उस जगह के बारे में पता करना, उन्हें समझना, उसके बारे में लोगों को बताना, उसे हम दार्शनिक बोलते हैं। ठीक है, लेखक आप समझ सकते हैं, राइटर। राजनेता भी था, एक नेता भी था, नेता के रूप में गठन करता था। और गणतंत्रवादी था, मतलब गणतंत्र में विश्वास रखता था, यह गणतंत्रवादी था। यह इसकी मूल कला क्या थी कि गणतंत्रवादी के साथ साथ यह आदर्शवादी था, व्यवहारिक नहीं था। ध्यान दीजिएगा, जो मेजनी था वह आदर्शवादी था लेकिन व्यवहारिक नहीं था। ठीक है, व्यवहार पर नहीं चलता था, अपने आदर्शों पर चलता था। ठीक है, इसका जन्म की बात करें हम तो मेजनी का जन्म 1805 में हुआ था। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 में हुआ था। कहाँ पर? सार्डिनिया, जिनोवा में। याद रखिएगा, सार्डिनिया के जिनोवा नामक नगर में 1805 में इसका जन्म हुआ था। किसका? मेजनी का। याद रखिएगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजनी का जन्म कब हुआ था? सार्डिनिया में 1805 में, जिनोवा में, जिनोवा नामक नगर में, सार्डिनिया के जिनोवा नामक नगर में इसका जन्म हुआ था 1805 में। ठीक है, तो इसका पूरा नाम जोसेफे मैथसनी। ये नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में। ठीक है, यह दार्शनिक था, लेखक था, राजनेता था, गणतंत्रवादी था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है आपके लिए। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि मेजनी किसका सदस्य था? तो कार्बोनरी का सदस्य था। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो जो इनके पिताजी थे, पिताजी इनके विख्यात चिकित्सक थे।
डॉक्टर थे, अपनी भाषा में कहते हैं डॉक्टर थे, इनके पिताजी डॉक्टर थे, ठीक है। यह शुरू से ही गुप्त राजनीति में भाग लेता रहा। गुप्त राजनीति किसे कहते हैं? तो गुप्त राजनीति उसे कहते हैं जिसे प्रत्यक्ष रूप से सामने न दिखाकर एक गुप्त संस्था के द्वारा, मान लीजिए कि एक संस्था हो गई, उस संस्था के सदस्यों के द्वारा डायरेक्टली रूप से प्रभाव न डालकर गुप्त तरीका से इनडायरेक्टली रूप से प्रभाव डाला जाता है, तो उसे हम गुप्त राजनीति कहते हैं। तो गुप्त राजनीति में यह भाग लेता था, ठीक है। मतलब कि उसमें क्या होता है कि अपने को प्रूव नहीं, कि आपके सामने नहीं दिखाना है और राजनीति भी करनी है, तो उसमें यह अक्सर भाग लिया करता है। कौन से? गुप्त राजनीति में, ठीक है। 1815 में देखें, इनके साथ में अब यहाँ से जीवन में परिवर्तन आएगा, ध्यान समझिएगा। 1815 में जब जिनोवा को पिंडमेंट, याद रखिए, जिनोवा को पिंडमेंट के अधीन कर दिया गया। यहाँ पर जिनोवा जगह है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, बताया आपको। तो जिनोवा को पिंडमेंट के अधीन कर दिया गया, मतलब गुलाम कर दिया गया, तो उसका विरोध करने के लिए मेजनी भी उसमें था, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जिनोवा का पिंडमेंट के जो हिस्ट्री है मेजनी से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मेजनी इसमें था, ठीक है। इसका विरोध करने के लिए इसमें क्रांतिकारियों के रूप में मेजनी इसमें था, ठीक है। विश्व के जो महान लेखक हैं उन लेखन की कृतियां का इन्होंने अध्ययन किया। मेजनी तो जो था वह जो बड़े बड़े लेखक थे विश्व में, जो बड़े बड़े लेखक थे, जो राजनीति पर, देशभक्ति पर, इन सब पर उन्होंने लेख लिखी थी, इनका यह गहराई से अध्ययन किया। कौन सा? मेजनी। और इसी अध्ययन के बाद यह गणतंत्रवादी बन गया, इसका राजतंत्र पर से विश्वास हट गया और यह राष्ट्रवादी की भावना का विकास होने लगा, गणतंत्रवादी बन गया। मतलब मेजनी के अंदर राष्ट्र भावना का विकास के कारण ये जो पुस्तकें थी, महान महान लेखकों की जो कृतियां थी, इन कृतियों से हुई है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का बन सकता है कि मेजनी में राष्ट्रवादी भावना का प्रसार कैसे हुआ। तो हम कहेंगे कि मेजनी में राष्ट्रवादी भावना का प्रसार, मेजनी ने विश्व के जो महान महान लेखक थे उनकी कृतियों का अध्ययन करने के बाद इनके अंदर राष्ट्रवादी भावना का प्रसार हो गया, ठीक है। अब नीचे जो भी हम यहाँ पर इसके बाद पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक कि मेजनी का इंट्रोडक्शन था, परिचय था। इसके बाद जो भी हम पढ़ने वाले हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, और जो भी नीचे हम लोग पढ़ेंगे यह मेजनी के कार्य है, ठीक है। यहाँ पर नेपलस ने 1821 में, ध्यान दीजिएगा, नेपलस में हुए 1821 के जो विद्रोह था, जिस तरह से दबाया गया, ध्यान दीजिएगा, नेपलस के जो विद्रोह 1821 में हुआ था, उस विद्रोह को जिस तरह से दबाया गया, उसमें सुबुद्ध होकर, उससे प्रभावित होकर मेजनी, उस विद्रोह से प्रभावित होकर, चूंकि वो विद्रोह यहाँ पर ये होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसको दबा दिया गया, और इससे प्रभावित होकर मेजनी ने काला वस्त्र धारण के लिए, यानी कि यहाँ से वो कसम खाया कि पूरे जीवन हम काले वस्त्र ही पहनेंगे, यहाँ से वो काला वस्त्र धारण कर लिया। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेजनी के काला वस्त्र धारण करने के पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पर नेपलस के 1821 के जो विद्रोह था, उस विद्रोह को दबाने के बाद मेजनी ने काला वस्त्र धारण कर लिया, ठीक है। 1830 और 31 के जो विद्रोह हुआ उससे वह सक्रिय रूप से भाग लिया। मतलब का, अब इससे पहले जो भी मेजनी करता था, राष्ट्रवादी, गणतंत्रवादी या जिसके भी लिए, वह गुप्त रूप से भाग लेता था। मतलब का, वो सबके सामने नहीं आकर लड़ता था, वो गुप्त रूप से भाग लेता था और तब लड़ता था। लेकिन इसके बाद, इस विद्रोह के बाद, मतलब इस विद्रोह को उसके अंदर ऐसा हो गया कि अब हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है क्या, कि इटली का एकीकरण कराना, गणतंत्रवादी का विकास करना, गणतंत्रवादी में जो राष्ट्रवादी भावना है उसको प्रसार करना, लोगों को जागृत करना। यह समझ गया कि मतलब हमको यही करना है, इससे अलावा और भी कुछ हमें नहीं करना है। इसलिए वह पूर्ण रूप से तैयार हो गया और काले वस्त्र धारण कर लिया कि हम अब क्रांतिकारी हो गए हैं, यहाँ से हमारे लाइफ, मतलब हमारे जीवन का जो भी आगे का काम है वह अलग तरीका से होगा। इसके बाद वह कोई भी विद्रोह सामने से गुप्त रूप से नहीं करता था, वह सामने प्रत्यक्ष रूप से आकर भाग लेता था उस विद्रोह में। तो 1830 से 1831 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में वह सक्रिय रूप से भाग लिया, सामने आकर भाग लिया, सबको बताकर, मतलब सबके सामने वह युद्ध में भाग लिया, लड़ाई किया, ठीक है। फिर इसके बाद वह सबके सामने गुप्त रूप से लड़ा तो कोई भी नहीं पहचानता था, काम भी हो जाता था। लेकिन यहाँ पर जब वो सक्रिय रूप से लड़ा तो इसको उठाकर जेल भेज दिया गया, ठीक है। जेल से लौटने के बाद वापस आया, तो वह जेल से लौटने के बाद वह विदेश चला गया। कहाँ चला गया?
विदेश चला गया। ध्यान दीजिएगा, जब जेल से वापस लौटा तो उस समय तक जो कार्बोनरी की संस्था थे वह समाप्त हो चुके थे, कार्बोनरी का नामो निशान मिट चुका था। ठीक है, तो यह इसी का सदस्य था, तो इसलिए इसे समझ नहीं आया और वापस ये कहाँ चल गया, विदेश चला गया। यह इटली से निकल गया, फ्रांस से निकल के विदेश चला गया। ठीक है, मेजनी गणतंत्रवादी उद्देश्यों का प्रचार के लिए वह जब विदेश गया तो वहाँ पर भी वो स्थिर नहीं रहा, वहाँ पर भी वो गणतंत्रवादी के जो संरचना था बना रहा था। और जब वहाँ से वापस आया तो अपने गणतंत्रवादी विचारों का प्रचार के लिए, अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए, चूंकि वो पहले से चल लिया था कि हमें क्या करना है, क्रांतिकारी बनना है, राष्ट्रवादी भावना का प्रचार करना है, गणतंत्रवादी बनना है। ठीक है, तो जब वो वापस विदेश से लौटा तो उस समय तक कार्बोनरी का जो स्थापना इसका कहानी खत्म हो चुका था। मतलब यहाँ पर कोई संस्था ऐसी नहीं थी जो कि राष्ट्रवादी भावना का प्रचार करे, जो गणतंत्रवादी को प्रचार करे। तो इसलिए यह जब वापस लौटा तो अपने उद्देश्यों को प्रचार के लिए यह क्या किया कि यह 1831 में, ध्यान दीजिएगा, 1831 में मार्सेई में यंग इटली की स्थापना कर दिया। ठीक है, यंग इटली संस्था का स्थापना किया 1831 में। कहां पर, तो मार्सेई में। यहां पर 3 क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, कि 1831 में कहां पर, मार्सेई में किया, तो यंग इटली की स्थापना किया। और वर्ण में, ध्यान दीजिएगा, वर्ण में 1834, 2 वर्ष के बाद, ध्यान दीजिएगा, यंग यूरोप का स्थापना किया। तो ये जो मार्सेई है इटली के अंतर्गत आता है और वर्ण जो है यूरोप के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे यंग इटली कहा गया। यंग मतलब का नौजवान इटली। ठीक है, और यंग यूरोप का मतलब का नौजवान यूरोप की स्थापना किया। और इसमें जितने भी सदस्यों को रखा सब क्या थे, युवा थे, सब युवा पीढ़ी के थे, यानी 18 से 30 के भीतर के जो लड़के थे उसी को इनमें शामिल किया गया। उन्हें बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर युवाओं ने भाग लिया। किसके लिए, तो राष्ट्रवादी के भावना के प्रचार के लिए, गणतंत्रवादियों के लिए। तो ये 2 जो संस्था थे इसका स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। यंग इटली का स्थापना कब हुआ था, तो 1831 में हुआ था। यंग इटली का स्थापना कहाँ पर हुआ था, तो मार्सेई में हुआ था। मार्सेई कहाँ है, तो इटली में है। ठीक है, दूसरा हम बात करें तो यंग यूरोप का स्थापना कहाँ हुआ था, तो यंग यूरोप का स्थापना जो था वो वर्ण में हुआ था। वर्ण कहाँ है, तो यूरोप में है। कब, 1834 में हुआ था। ठीक है, तो यहां से ये 2 क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, इसके सदस्य कौन बने, तो युवा सदस्य बने। बहुत बड़ी मात्रा में युवाओं ने सदस्यता के रूप में भाग लिया। किसमें, तो यहाँ पर इनके जो संस्था बनाई गई थी उन संस्था में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने भाग लिया। संस्था कहाँ चली आगे, तो पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी। संस्था का प्रचार होता गया, विस्तार होता गया। यह संस्था बढ़कर पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी यहाँ तक बढ़ी। और आगे चलकर इस संस्था के मॉडल पर, मतलब इस संस्था के जो संरचना था, संस्था का जो आधार था, इस आधार पर जर्मनी ने, फ्रांस ने, स्विट्जरलैंड ने और पोलैंड ने गुप्त क्रांतिकारी बनाकर गणतंत्र का प्रचार किया। अब इन संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड ये क्या किया कि अपने गुप्त क्रांतिकारियों को बनाया और उससे गणतंत्रवाद का प्रचार किया। ठीक है, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से प्रचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब यह संस्था बहुत ज्यादा बढ़ी और यह पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आज तक पहुंच गई। ठीक है, मेजनी क्या था, तो मेजनी एक जन संप्रभुता के सिद्धांत पर विश्वास रखता था। जन संप्रभुता मतलब मेजनी का मानना था कि जो जनता है यही सब कुछ है, जनता के ही माध्यम से हर चीज का प्रसार होगा, जनता ही हर काम करेगी। ठीक है, गणतंत्रवादी बनाना चाहिए, यानी कि जनता को ही राजा बनाना चाहता था, कि जनता ही सब कुछ है, जनता को ही मालिक बनाना चाहिए। जो आज हम लोकतंत्र की गणना करें, जो हमारे देश में आज लोकतंत्र है, जहाँ की मालिक जनता को हम बोल रहे हैं, वो उसी गणतंत्र को या अपने इटली में पहली बार चाहता। ठीक है, गणतंत्रवादी बनाना। इसलिए यह क्या था, जन संप्रभुता पर के सिद्धांत पर विश्वास रखता था, यानी कि जनता ही सब कुछ है, जनता ही प्रभु है। ठीक है, नारा इसने क्या दिया, जनार्दन जनता इटली, जनता जनार्दन का नारा लगाया पूरे इटली में, जनता जनार्दन। ठीक है, जनता ही सब कुछ का नारा लगाया। तो नारा याद रखिएगा, मेजनी का नारा था जनार्दन जनता या जनता जनार्दन। ठीक है, उद्देश्य क्या था,
मेजनी का उद्देश्य क्या था, मेजनी का ये सब करने का उद्देश्य क्या था, तो मेजनी का उद्देश्य था, पहला उद्देश्य इसका हो जाएगा कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना। ऑस्ट्रिया जो इटली के ऊपर में कब्जा करके बैठा था, उस ऑस्ट्रिया को इटली से खेदना, ठीक है, इटली को आजाद करना, पहला इसका प्रमुख कारण था। और दूसरा कारण था कि जो इटली को ऑस्ट्रिया ने छोटे छोटे गणराज्यों में बांटा था, छोटे छोटे देश उसमें से काटकर बना दिया था, उन देशों को जोड़कर उसका एकीकरण करना, इसका दो लक्ष्य था, ठीक है। इटली को वह गणतंत्र राज्य बनाना चाहता था, पूर्ण रूप से गणतंत्र स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था। तो यहाँ पर पूछ देता है कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में कि मेजनी के उद्देश्यों को लिखे, तो हम कहेंगे मेजनी के उद्देश्य थे, पहला ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को आजाद कराना, दूसरा इटली का एकीकरण करना, तीसरा इटली को गणतंत्र राज्य बनाना, ठीक है। तो इस तरह हम इसको लिख देंगे तो हमारा यह काम हो जाएगा, यानी मेजनी के उद्देश्य हम यहाँ पर कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम मेजनी के उद्देश्य को लिखे हैं, यहाँ पर इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ओके। नारा भी याद रखिएगा, जनता जनार्दन का नारा दिया था, जनार्दन जनता इटली या जनता जनार्दन का नारा दिया था, ठीक है। यह आदर्शवादी था लेकिन व्यवहारिक नहीं था, ये अपने आदर्शों पर विश्वास रखता था, व्यवहारोपना, ये किसी से सहायता को उम्मीद नहीं रखता था, ठीक है, खुद को ही सबसे बड़ा मतलब समझता था, मतलब आदर्शवादी था, बोलता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे द्वारा, कि इसके द्वारा ही ये सारे संस्था का भी स्थापना किया गया था, ठीक है। मेटरनी के पतन के बाद, यानी इटली में, फ्रांस में मेटरनिक जो था, पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं, पहले दूसरे क्लास में था मेटरनिक युग, तो मेटरनिक के जब पतन हो गया, तो मेटरनिक के पतन के बाद ये दूसरा मतलब ऐसा मेजनी था गणतंत्रवादी जो कि पुनः राजनीतिक व्यवस्था को शुरू किया था इटली में, ठीक है। इसके बीच में कोई नहीं किया था, इसके बीच में कितने राजा आए, कितने कार्य हुए, कुछ नहीं हुआ था यहाँ पर, लेकिन मेटरनिक के पतन के बाद मेजनी ने ही पुनः राजनीतिक शुरू की थी, पुनः राजनीति को लाया था, यानी गणतंत्रवादी विचारों का प्रसार किया था, कौन सा, मेजनी, इसलिए तो इसे मसीहा बोला जाता है, ठीक है। दूसरी ओर मेटरनिक का ये जो मेजनी का जो ये था, ये सब काम चल रहा था, सारे अपने काम पर लगे हुए थे, लेकिन दूसरी ओर जो था सार्डिनिया पिंडमेंट, याद रखिए, सार्डिनिया पिंडमेंट के राजा वह क्या चाहता था कि अपने नेतृत्व में, वो चाहता था कि मेरे नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो जाए। मेजनी ने इतने ज़्यादा मतलब तन मन सारे इटली में युवाओं का प्रसार ये सब किया, ये जो राजा था ये चाहता था कि इनकी ही सहायता लेकर हम अपने नेतृत्व में इटली का एकीकरण करें, मतलब क्या पूरे इटली के ऊपर में हम कब्जा कर ले, ठीक है। ये दूसरी ओर, ठीक है, ये भी एक दिक्कत था। और तीसरा क्या था कि पोप का जो पोप था, पोप का राजा, वो अपने अधीन इटली का एकीकरण चाहता था, वो चाहता था कि पूरे इटली का एकीकरण हो, ये सब चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन ये चाहते थे कि हमारे अधीन हो, हम वहाँ के एकीकरण के बाद में हम वहाँ का राजा बन जाए, ठीक है। इन लोगों भी यही चाहते थे कि एकीकरण हो, लेकिन एकीकरण का राजा कौन बने, हम बने। जबकि मेजनी क्या चाहता था कि एकीकरण का कोई राजा ही ना हो, एकीकरण का जो जनता है वही वहाँ का राजा रहे, वहाँ पर गणतंत्र हो, लोकतंत्र की व्यवस्था हो, ठीक है। तो पोप भी अपने अधीन एकीकरण चाहता था। अंत में जो मेजनी था वो अपने प्रयास में विफल रहा, मतलब ये काफ़ी प्रयास किया कि हम इटली का एकीकरण कर दे, ऑस्ट्रिया से इसको मुक्त करा दे, लेकिन अंत में विफल हो गया, मैंने सफल नहीं हो पाया, इसलिए वो इटली को छोड़कर चला गया, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं काउंट काबुर्जे, तो इनके इतिहास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसे आप लोग क्लियर कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग काउंट काबुर के इतिहास को देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।